गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीए सेकेंड ईयर लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत डिजिटल पुस्तकालय के ऐतिहासिक परिदृश्य के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले कल हमने डिजिटल पुस्तकालय क्या होता है उसकी परिभाषा अर्थ के बारे में बात की थी। आज हम डिजिटल पुस्तकालय के विकास के बारे में बात करेंगे। आज जो एक आधुनिक डिजिटल पुस्तकालय है वो किस प्रकार बन के तैयार हुआ, क्या क्या उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, जो कि ऐतिहासिक रूप से कैसे कैसे उसका विकास हुआ। आज विभिन्न तकनीकियाँ मिलकर एक डिजिटल पुस्तकालय तैयार होता है, तो उस डिजिटल पुस्तकालय के विकास में किन किन चीज़ों के विकास और उनके आविष्कार के साथ में एक संपूर्ण डिजिटल पुस्तकालय के रूप में हमें डिजिटल पुस्तकालय प्राप्त हुआ। तो हम इसके ऐतिहासिक परिदृश्य, इसकी जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पर बात करेंगे। तो इनको हम कुछ पॉइंट के रूप में लेंगे। क्योंकि ऐतिहासिक परिदृश्य जब हम देखते हैं तो उसको एक कालक्रम से, कालखंड से जोड़कर देखा जाता है कि किस समय में किस किस चीज़ का आविष्कार हुआ और वो डिजिटल पुस्तकालय के किस रूप में सहायक बनी। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं हम वानेवर बुश। ये एक साइंटिस्ट थे जो यूएस एक जो प्रेसिडेंट थे, रूजवेल्ट 32वें प्रेसिडेंट थे, उनके सलाहकारों में से एक थे और ये साइंटिस्ट थे, उनके सुरक्षा सलाहकार थे। तो इन्होंने एक यंत्र का आविष्कार किया और उस यंत्र के बारे में इन्होंने एक लेख तैयार किया, एक आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल तैयार किया, जो कि एक अटलांटिक मासिक में जो पत्रिका होती थी एक वहाँ की, यूएसए की, 1945 में उसमें उस लेख को छपा। तो उस लेख में उन्होंने एक स्मृति विस्तारक, मेमोरी एक्सटेंडर के रूप में मेमेक्स नाम से एक उपकरण का आविष्कार किया। यह उपकरण जिसमें कोई व्यक्ति सूचना भंडारित कर सकता था और उन्हें श्रृंखलाबद्ध कर सकता था, सीरियल क्रम में स्थापित कर सकता था। उस समय डिजिटल तकनीकी को विकसित किए जाने पर मेमेक्स को एक ऐसी मशीन के समतुल्य प्रस्तावित किया गया जिससे श्रृंखलाबद्धता की यांत्रिक प्रक्रिया को माइक्रोफिल्मों पर सूचना के भंडारण हेतु उपयोग में लाया जा सके। मतलब जो माइक्रोफिल्म्स उससे पहले जो तैयार होते थे उनको श्रृंखलाबद्ध करके उनको भंडारित किया जाए, स्टोर किया जाए। तो सबसे पहली घटना डिजिटल पुस्तकालय क्षेत्र में मेमेक्स की स्थापना थी, मेमेक्स जो उपकरण का आविष्कार था। दूसरा 1962 में डोगलस एंजिलबार्ट, हमने नाम सुना इसका पहले। इन्होंने जो कंप्यूटर माउस होता है उसका आविष्कार किया था डोगलस एंजिलबार्ट ने। तो इन्होंने 1962 के समकालीन एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य मानवीय क्षमता और उत्पादकता को मदद देने के लिए उपकरणों का उत्पादन करना था। उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम का विकास किया था जिसने संवर्धन योजना में शोधकर्ता को सहभागिता पत्रिका जर्नल में भंडारित तमाम वर्किंग पेपर्स तक अभिगम स्थापित कराया, जिसमें संयोग से 1 लाख विषय मौजूद थे और जो सबसे बड़े डिजिटल पुस्तकालयों में से एक था। उन्होंने एक ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया था जिसके अंतर्गत उन्होंने 1 लाख विषय के जो पत्रिकाएं थी, जो पत्रिकाओं के टाइटल थे, उनको उन्होंने डिजिटाइज किया था उस समय पर, और वो सबसे पहला डिजिटल पुस्तकालय कहलाया था। एंजिलबार्ट ने 1968 में माउस की स्थापना की थी, जिसे हम पॉइंट डिवाइस बोलते हैं, कंप्यूटर पे माउस का जो उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ में टेड नेल्सन, जिन्होंने 1965 में ज़ेनाडू सिस्टम की अभिकल्पना की थी और हाइपरटेक्स्ट शब्द को उन्होंने ईजाद किया था।
और एक ऐसी पद्धति को प्रस्तावित किया जिसमें दुनिया के सभी प्रकाशन गहराई तक अंतः श्रृंखलाबद्ध हो सके, इंटर सीरियल्ड हो सके। नेल्सन ने कॉपीराइट एवं भुगतान की समस्या को भी हल करते हुए प्रस्ताव दिया कि सूचना के अभिगम के मार्ग को बनाए रखने हेतु चालू रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपीराइट प्रबंधन पद्धति होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉपीराइट मैनेजमेंट सिस्टम होनी चाहिए। जिस प्रकार से कॉपीराइट सिस्टम होता है जो कि किसी लेखन पर अधिकार मिलता है, वैसा डिजिटल कॉपीराइट मैनेजमेंट भी होना चाहिए। तो ये चीज़ इन्होंने टेड नेल्सन ने बात कही अपनी। डिजिटल पुस्तकालय जो पद है, ये पद आधुनिक पद है। इसने कुछ वर्षों पहले ही ख्याति प्राप्त की है। यद्यपि इसके विकास में पिछले 40 वर्षों की जो प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी की इन सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। डिजिटल पुस्तकालय जो कि हम 1945 का जो वानेवर बुश ने मेमोरी एक्सटेंडर के रूप में मेमेक्स का आविष्कार किया था, वहाँ से लेकर अब तक जो विभिन्न आविष्कार हुए हैं, उन सब ने एक डिजिटल पुस्तकालय के रूप में अलग अलग तरीके से योगदान दिया है। डिजिटल जो आधुनिक शब्द है डिजिटल पुस्तकालय, वह तब से लेकर अब तक सीढ़ी बाई सीढ़ी सबका इस्तेमाल किया गया है। 1970 के दशक में डिजिटल पुस्तकालयों का निर्माण मिनी तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर के रूप में होने लग गया था। जो हम कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ की बात करते हैं, जो तीसरी पीढ़ी जो 1965 से 1974 की थी, तो तीसरी पीढ़ी के मध्य से जो जब मेन फ्रेम और जो मिनी कंप्यूटर हैं उनका आविष्कार शुरू हो गया था, उसके साथ ही डिजिटल पुस्तकालय या डिजिटल जो भी कंटेंट्स है उनका भी पुस्तकालयों के ऊपर कंप्यूटर के ऊपर भंडारण शुरू हो गया था। तो तब से डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत मानी जाती है 1970 के दशक से। प्रारंभ में जो डिजिटल पुस्तकालयों का जो शुरुआत हुई थी वो मिनी तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर के रूप में हुई थी, जो उस समय उपलब्ध कंप्यूटर तथा संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए उपयोक्ताओं को दूरस्थ अभिगम यानी रिमोट एक्सेस तथा ऑनलाइन तलाश यानी ऑनलाइन सर्च एवं पुनर्प्राप्ति सेवाएं प्रदान करते थे। डिजिटल पुस्तकालय की अवधारणा का प्रारंभिक उपयोग विधिक तथा वैज्ञानिक प्रलेखों के फुल टेक्स्ट या पूर्ण पाठ के अनुक्रमणीकरण तथा कैरेक्टर कोडेड भंडारण के लिए किया गया, जैसे लीगल इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स। लीगल इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स LITE जो पद्धति का सर्वप्रथम इसकी शुरुआत 1967 में अमेरिका की वायुसेना के द्वारा क्रियान्वित किया गया था। 1970 के दशक के मध्य में तथा अंत के दौरान प्रलेख के अंकाक्षर कोडित कंप्यूटर आधारित भंडारण, अनुक्रमणीकरण तथा पुनर्प्राप्ति के लिए अनेक सॉफ्टवेयर पैकेज जारी किए गए थे। 1980 के दशक में विभिन्न दूरस्थ पद्धतियों को श्रृंखलाबद्ध करते हुए विभाजित डेटाबेस प्रबंधन की स्टेट ऑफ आर्ट प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए संस्कारित यानी सोफिस्टिकेटेड सूचना भंडारण तथा पुनर्प्राप्ति का निर्माण किया गया। इन ऑनलाइन सूचना पुनर्प्राप्ति सेवाओं ने डेटा फाइल का उपयोग किया जो मुद्रित सारकरण तथा अनुक्रमणीकरण सेवाओं और अन्य जो प्राइमरी जो जर्नल्स होती है, प्राथमिक पत्रिकाओं की इलेक्ट्रॉनिक फोटोटाइप सेटिंग प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न की गई। इसलिए ऑनलाइन होस्ट संस्थान सेवाएं जैसे डायलॉग है, STN है ने ऑनलाइन डाटाबेस उपलब्ध करवाए थे और इन्होंने
उस समय में क्योंकि विभिन्न जो मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग, हाई लेवल की लैंग्वेज का उपयोग नहीं होता था, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते थे वहाँ पर ग्राफिक्स और चित्र वगैरह नहीं होते थे। सिर्फ और सिर्फ जो ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड II या मूल पाठ की फाइल ही होती थी वो, तो केवल अक्षरों के रूप में भी होती थी, जो कि ग्राफिक्स और चित्रों का साधारण रूप होता था। 1989 में 16 ऑनलाइन पद्धतियों में लगभग 1700 पूर्ण मूल पाठ साधन उपलब्ध थे। 1980 के दशक में के अंत में CD रोम का आविष्कार हुआ था। तो CD रोम एक माध्यम के रूप में उच्च भंडारण क्षमता वाला था। दीर्घकालिक तथा सुगम यातायात की उपलब्धता थी उसमें, जो कि लंबे समय तक उसको संचालित किया जा सके। उसमें उसको करप्ट होने की संभावना कम थी। साथ ही साथ अनेक CD रोम्स में सूचना उत्पादों को इन्होंने CD रोम्स ने गति प्रदान की थी, जो पहले ऑनलाइन वेंडर या परंपरागत सारकरण तथा अनुक्रमणीकरण सेवाओं के मुद्रित रूप में उपलब्ध थे। इसके अलावा अनेक मूल पाठ डाटाबेस भी 1980 के दशक के अंत में दिखाई देने लगे और 1990 के दशक में डिजिटल युग की शुरुआत हुई। तो CD रोम के जो आविष्कार हुआ था उसने भी इस सूचना के आदान प्रदान में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया था, और एक ऐसा दीर्घकालिक सुगम माध्यम था जो कि अच्छी क्वालिटी से सूचनाओं और उसमें सूचनाओं के खराब होने की या डिस्ट्रॉय होने की संभावना कम रहती थी, और सूचनाओं का भंडारण ज़्यादा संख्या में सूचना CD रोम के रूप में भंडारण किया जा सकता था। तो फिर उसने इंफॉर्मेशन को डिजिटल रूप में करने का एक बहुत बड़ा एक उपकरण के रूप में काम किया। अब बात करते हैं हम इमेज सिस्टम, छवि पद्धति की। जो आज हम PDF में जो डॉक्यूमेंट देखते हैं, JPG में देखते हैं, TIFF में देखते हैं, छवि पद्धति किसी भी जो पिक्चर का एक फोटो होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदर्शित होता है। किसी भी प्रलेख का एक पिक्चर होता है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में उसकी कॉपी की जाती है या उसको तैयार किया जा सकता है, सेम एज जो मूल जो डॉक्यूमेंट होता है, मूल जो फोटो होता है, जिसे हम छवि पद्धति कहते हैं। पिक्चर्स दैट हैज़ बीन क्रिएटेड और कॉपीड एंड स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो वह फोटो जो जिसको बनाए या फिर उसकी कॉपी करके उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तैयार किया जा सके, वैसा का वैसा ही। तो डिजिटल प्रलेखों की जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रलेखों की छवि को स्कैन तथा डिजिटल रूप में भंडारित करने हेतु प्रायोजित है। 1980 के दशक के प्रारंभ में विकसित हुई ताकि मूल पाठ के भंडारण तथा पुनर्प्राप्ति पद्धति की सीमितता को समाप्त किया जा सके। इसमें केवल मूल पाठ की सूचना मात्र ही भंडारित की जा सकती थी। प्रलेखों की छवि पद्धति का प्रारंभिक उपयोग लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में ऑप्टिकल डिस्क पायलट प्रोजेक्ट था। आजकल बाजार में अनेक प्रलेख छवि के सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, जैसे भारत में ओमनीडॉक है, डेटा स्कैन स्टेक इंडिया है। ये भारत के प्रमुख छवि सॉफ्टवेयर हैं या फिर इमेज सॉफ्टवेयर हैं, जिनके द्वारा जो भी प्रलेख होते हैं उनको इमेज के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं, उनको इमेज के रूप में तैयार करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तैयार करते हैं। 1990 के दशक में डिजिटल पुस्तकालय पद्धति में वास्तविक क्रांति आई जब
टिम बर्नर्स-ली ने हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTML और HTTP को विकसित किया। जो प्रोटोकॉल यह परिभाषित करता है कि मशीनों के बीच में सूचना के विनिमय तथा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का संचालन कैसे किया जाए। मतलब मशीनों के बीच में सूचना का विनिमय, आदान प्रदान, और URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो कि सूचना को, उस भंडारण से सूचना को खोज करता है, इनके मध्य में इनका संचालन कैसे किया जाए। विश्वव्यापी वेब यानी WWW वर्ल्ड वाइड वेब की खोज ने इन तमाम मौजूद मंचों के लिए उपयोग के लिए तैयार रेडी टू यूज तथा सार्वजनिक रूप से उपयोगिता को रेखांकित मैत्रीपूर्ण यानी यूजर फ्रेंडली वेब ब्राउज़र उपलब्ध करा के एक निर्णायक लाभ प्रदान किया। यानी WWW ने सीधा एक यूज़र फ्रेंडली, यूज़र की आवश्यकता के अनुसार किसी भी सूचना को वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा खोजने का एक उत्तम उदाहरण पेश किया। एक ऐसा ब्राउज़र तैयार किया जिससे कि जो यूज़र्स हैं वो सीधी इन्फॉर्मेशन, जो इतनी श्रृंखलाबद्ध, इतनी सूचनाएं, अपार सूचनाएं होती हैं, उनमें अपनी सूचना ढूंढ सकता है। WW के ग्राहक जैसे नेटस्केप नेविगेटर जो कि सबसे पुराना इंटरनेट ब्राउज़र था, उसके साथ ही वर्तमान में जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, ये सभी ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो WWW के माध्यम से अपनी मशीनों से सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं और उनको हमारे सामने प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसके लिए यूज़र को कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता या कोई स्पेशल अलग से उस अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती है, और यूज़र अपनी आवश्यकता के अनुसार उस सघन सूचना तंत्र में से अपनी सूचना आसानी से उपयोग कर सकता है। इंटरनेट तथा इससे जुड़ी प्रौद्योगिकी ने डिजिटल पुस्तकालयों के लिए बहुमाध्यमीय लक्ष्य जैसे मूल पाठ, जो टेक्स्ट होता है वो, चित्र तथा दृश्य श्रव्य को शामिल करना संभव कर दिया है। यानी जो मूल पाठ होता है वो चित्र, जो इमेज होता है वो, और दृश्य श्रव्य जिसको हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं। यानी देखना, सुनना, उसको चित्र के रूप में देखना, मूल पाठ के रूप में देखना, एज इट इज़ जो कि डॉक्यूमेंट में है, ये सब जो माध्यमीय जो लक्ष्य है, इनको एक सामान्य यूज़र के लिए संभव बनाया है इंटरनेट ने। इंटरनेट तथा वेब प्रौद्योगिकियाँ इस प्रकार डिजिटल पुस्तकालयों में ग्राफिकल संगठक को लाई जो पहले डिजिटल पुस्तकालय के क्रियान्वयन में अनुपलब्ध थे। तो वर्तमान के जो डिजिटल पुस्तकालय है वह इस WWW के आविष्कार ने इमेज सिस्टम, डिजिटल रूप में इमेज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तैयार करने के आविष्कार ने, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ने, और XML मार्कअप लैंग्वेज ने आदि ने मिलकर वर्तमान समय में जो डॉक्यूमेंट का जो मूल पाठ, उसका फ़ोटो या इमेज और उसका ऑडियो विजुअल और ग्राफिक की रूप हमारे सामने लाने का काम किया है।